हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में हमने नया सिलेबस जो स्टार्ट किया था 2023 बैच के लिए, तो आज उसकी नेक्स्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था को डिफाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। यानी कि आज बहुत सारी थ्योरी करवाऊँगा मैं, बहुत ही प्यार से समझेंगे, स्क्रीन पर भी कराऊंगा। बाकी जो भी समझाने वाला टॉपिक होगा उसको हम बोर्ड पर समझाएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले ठोस अवस्था समझते हैं। जैसे कि ठोस थे, ठोस इससे पहली वाली वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं ठोस। तो ठोसों को हम अलग अलग इनके गुणों के आधार पर, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि यदि हम इनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत करें तो चुंबकीय ठोस, अचुंबकीय ठोस। ठीक, आगे की बात करें हम चालकता के आधार पर तो इनको चालक, अचालक और अर्धचालक। बंधों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करें तो सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी ठोस, उपसहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। और बात करें हम ध्रुवणता के आधार पर ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके जैसे जैसे गुण हैं ठोसों के, उन्हीं आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते चले गए हैं। तो उन्हीं में एक वर्गीकरण है आज जो पढ़ेंगे हम, वो है ठोसों। ठोस क्या हैं और ठोसों के उनके अणु, यानी अणु, आयन, परमाणु की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि जो अवयवी कण हैं। अवयवी कण क्या होता है भाई, ये क्या वाला है? पहले तो ये समझो ठोस क्या है। यानी कि जैसे ये है आपका कोई भी पदार्थ है एक, जैसे मैं लोहा ले रहा हूँ, तो लोहा कोई भी एक लोहे की शीट है, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे अणु, परमाणु, आयन एक प्रकार से कैसे होते हैं। जैसे लोहे की बात करें, इसमें कोई भी ठोस है, उसके जो अणु हैं वो एकदम बिल्कुल इस तरह से ठोस या रूप में, यानी कि बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, यानी कि एकदम फिक्स्ड अवस्था में। चलो इतना ही ले लो। ये कोई पदार्थ है, इसमें ये क्या है, अणु समझ लो, परमाणु समझ लो या आयन, एकदम बिल्कुल पास पास रखे हैं। यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है, ये अत्यंत पास, बोले तो अत्यंत निकट स्थित हैं। तो जो अत्यंत निकट हैं तो मतलब इनके अणु, यानी कोई चीज़ को ठूस ठूस के रख दो तो बिल्कुल हिल नहीं सकती है, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकती है। और ये अणु बिल्कुल ठोस हैं तो इनको दबा भी नहीं सकते, यानी कि एक चीज़ है उसमें पूरी तरह से भर देंगे तो वो दबेगा भी नहीं। तो यही चीज़ है, यानी कि और इनमें क्या है कि ये एकदम प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई ठोस होता है उसमें एक अंदर नाभिक होता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन में यानी बहुत सारे छोटे छोटे अणु, परमाणु पाए जाएंगे, वो सारे कैसे होंगे, एक प्रकार से जुड़े हुए होंगे इकट्ठे। तो मतलब क्या है, ठोस क्या है, वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण, इनको बोलते हैं अवयवी कण, अवयवी कण। वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण यानी अणु, परमाणु, आयन, यानी जिनसे वो पदार्थ मिलकर बना हुआ है, वो एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि एक अंतराणुक बल, प्रबल अंतराणुक बल द्वारा जुड़े रहते हैं या प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम ठोस अवस्था। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं या प्रबल अंतराणुक बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था हो गई, क्योंकि इनके अणु आपस में हिल नहीं सकते हैं, दब नहीं सकते हैं। तो इनके अणु आपस में जब इनको हम दाब नहीं सकते तो ये असंपीड्य होते हैं। ये
एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, तो मतलब इनमें आपस में प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक, ये जब ये एक दूसरे से हिलेंगे नहीं तो इनमें कैसे होंगे, इनका आकार भी निश्चित होगा, इनकी आकृति भी निश्चित होगी, इनका द्रव्यमान भी निश्चित होगा। तो ये इनके गुण हैं। तो इसी चीज़ को सबको हम करते हैं डिस्प्ले पर, एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई चीज़ बचेगी तो उसको आप कमेंट करना, तो हम पूरा समझाएंगे। तो अब चलो स्क्रीन पर चलते हैं, स्क्रीन पर आपको सारा कुछ समझाएंगे एकदम बेहतर लेवल से, यानी कि 0 लेवल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था है क्या, उसको जान लेते हैं। परिभाषा क्या है कि द्रव्य, देखो ये यहाँ पे द्रव्य लिखा हुआ है, इसको कर लेना पहले तो द्रव्य, राइट, इसको कर लेना है आपको द्रव्य। ओके, चलिए, द्रव्य यानी कि कोई भी पदार्थ, कुछ भी हो सकता है पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। यानी जिन चीज़ों से कोई भी पदार्थ मिलके बना हुआ है। घर की हम बात करें तो घर ईंटों से मिलकर बना हुआ है। यदि हमारे पास में कोई मोबाइल है तो मोबाइल छोटे छोटे कण, यानी कोई भी पदार्थ है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मटेरियल है, मटेरियल में भी छोटे छोटे अणु मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ है। ओके, तो अणु यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जैसे कि अणु, परमाणु, आयन, प्रबल आकर्षण बलों द्वारा, यानी कि प्रबल अंतराणु बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, उनको बोलते हैं ठोस अवस्था। जैसे कि इसमें परिभाषा लिखी हुई थी, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन प्रबल अंतराणु बलों या प्रबल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। यानी ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। सिंपल सा हो गया फंडा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि भाई ठोस अवस्था में एक नोट करके लिखा हुआ है कि ठोसों में अवयवी कण प्रबल रूप से आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं, इसी कारण अवयवी कण स्थिर होते हैं। इसलिए ठोसों का आकार निश्चित व आकार और आयतन निश्चित होता है। मतलब कहने का ये, जो ठोस जो होते हैं, जितने भी ठोस हैं, उसमें अवयवी कण बिल्कुल नज़दीक होते हैं। जैसे कि अब हम बात करें, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं। जैसे ये है, इसमें अवयवी कण बिल्कुल कैसे होंगे, बिल्कुल ठोस रहेंगे। ये एकदम प्रबल आकर्षण बलों द्वारा कैसे रहते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। जब हिलेंगे नहीं तो मतलब क्या होगा, मतलब जैसे कि मेरे पास में कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये एक ताला है, इसमें ओहो ये एक ताला है, ये कैसा ठोस है, ये लोहे से बना हुआ है। लोहे में जो अवयवी कण है, जितना भी इसका मटेरियल है, बिल्कुल एकदम, इसमें अणु, इसके अंदर कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर अणु, परमाणु, आयन सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें जितने भी अणु हैं बिल्कुल पास होंगे और बिल्कुल इसको हम पिचका नहीं सकते। यानी कि ऐसे जैसे मोम होता है या रबड़ होती है, उसको हम ऐसे दबा सकते हैं, इसको नहीं दबा सकते। आप कहोगे कि सर इसको हम जेसीबी से दबाएं तो दब जाएगा। अरे जेसीबी अलग चीज़ है, इस तो हर चीज़ दब जाती है। एसएमपीडा तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन किसी हद तक, एक सीमा तक हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये दबेगा नहीं। मतलब किसमें अवयवी कण बिल्कुल ठोस और एक जगह निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, अपने आप में क्या है, ठोस है। इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी इसका निश्चित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठोसों के हम गुणों की अब बात कर लेते हैं। ठोसों के गुण, ठोसों के गुण यानी ठोस अवस्था के गुण या इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता तो यही है कि इनके आकार, आयतन और द्रव्यमान कैसे रहते हैं, निश्चित होता है। ठोसों का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और उनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है। दूसरा, ठोस कठोर होते हैं, यानी कि दृढ़ होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता, एक सीमा तक दबा नहीं सकते हैं। ओके, चलिएगा। ठोस कैसे होते हैं, जब दबा नहीं सकते तो इनको कैसे होते हैं, असंपीड्य बोल सकते हैं, यानी कि इनमें असंपीड्य होते हैं। ओके, इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी अति सूक्ष्म होती है, यानी कि जो अवयवी कण हैं इनके कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, यानी बिल्कुल पास इनके अवयवी कण
रहते हैं, इसी कारण से ये दबाए नहीं जा सकते, इसी कारण से इनकी जो आकार और आयतन कैसा रहता है, निश्चित रहता है। आगे की हम बात करते हैं। इनके अवयवी कण गति नहीं कर सकते परंतु अपनी अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। कभी आपने देखा होगा एक दीवार है, दीवार में जैसी लात मार दोगे तो एकदम हिली सी दिखाई देती है, वास्तव में वो हिलती नहीं है, वो कंपन कर रही होती है, अपने अक्ष पर थोड़ा सा कंपन हो जाता है। देखा होगा कभी, कभी भी देखना, आज एक दीवार में बहुत जोर से भारी सा कोई वस्तु यानी हथौड़ा मार दो, फिर उस पर कान लगाओगे तो एकदम ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि आपको हिल रही है। छोटी दीवार, मैं मोस्टली 4 इंच की दीवार की बात करूँ, 4 इंच की दीवार में आप थोड़ा लाती मार दो और उस पर फिर कान लगाना तो ऐसा लगेगा जैसे हिल रही है। इस तरीके वो वाइब्रेट करती है, अपने अक्ष पर कंपन करती है, ना कि वो हिलती है। ठीक, चलिए, तो ये यानी अवयवी कण उनकी गति नहीं करेंगे, यानी ईंट निकल के भागेंगी नहीं, लेकिन वो अपने ऐसा ऐसा हिलती हुई यानी कंपन करती हुई दिखाई देगी। चलिए लास्ट, इनके अणुओं के बीच अंतराणु प्रबल बल पाया जाता है। यानी अंतराणु कैसा होता है, अंतराणु बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है, यानी प्रबल आकर्षण बलों द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ठोसों का घनत्व उसकी द्रव और गैस अवस्था से अधिक होता है। यदि हम बात करें किसी ठोस की, तो उसका जो घनत्व जो होता है वो द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है जो घनत्व। ठीक, चलिए अब आते हैं ठोसों के वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण यानी कि कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपने अब तक ठोसों के बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये उनकी चालकता के आधार पर है, उनके बंधों के आधार पर सहसंयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, आयनिक आबंध, आयनिक ठोस, सहसंयोगी ठोस। जुकाम हो रखा है, मुंह में मैंने लौंग चबा रखी है, थोड़ी आवाज़ थोड़ी इस तरीके की आ रही है। ठीक, जुकाम ज़्यादा तगड़ा हो गया। चलिए, तो आज हम कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था किस तरह से है, उस आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। अब तक आपने चालकता के आधार पर वर्गीकरण देखा, बंधों के आधार पर वर्गीकरण देखा, चुंबकीय गुणों के आधार पर कि चुंबकीय ठोस, अचुंबकीय ठोस। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण होता आया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। आज हम उनके व्यवस्था के आधार पर गुणों उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो 2 प्रकार से हम उनको वर्गीकृत किया गया है। व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं ठोसों को, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, जिनमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति, निश्चित व्यवस्था में ऑपरेट होते हैं, निश्चित व्यवस्था में एक प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, एक प्रकार से लगे हुए होते हैं। यानी कि आपसे मैं सीधे सीधे बात करूं, एक निश्चित ज्यामिति, निश्चित आकार, निश्चित आकृति के होते हैं। जैसे कि लोहा है, तांबा है, स्टील है, ये सब कैसे निश्चित आकृति में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें मोम की, मोम एक प्रकार से ठोस है, रबड़ एक प्रकार का ठोस है, लेकिन उसकी निश्चित आकृति नहीं होती है। मोम को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। कांच है, कांच पिघलाकर बनाया जाता है तो उसका भी एक निश्चित आकृति नहीं होती है। तो मतलब क्या, वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यानी कि वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उनको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये तो आपको समझ गए होंगे। परिभाषा देख लो क्या क्या लिख रही है। पहले तो हम यहीं से बात करते हैं कि कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है भाई? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनके अवयवी कण के यानी जिनसे वो मिलकर बना है कोई भी ठोस, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं।
तो जिनके अवयवी कण जैसे कि अणु, परमाणु, आयन निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जैसे कि अणु, आयन, परमाणु वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि एकदम एक जैसे त्रिकोणीय आकृति है तो त्रिकोणीय आकृति में व्यवस्थित होंगे, गोलीय है तो गोलीय, चतुर्भुजिक है चतुर्भुज, यानी जैसी भी आकृति होगी उसमें निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, धातुएं जितनी भी हैं सभी क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। ठीक, एक पारा एक धातु है जो कमरे की ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, तो उसको छोड़ देना, वो अपवाद में आ जाती है, अलग चीज है। NaCl ये ठोस है, सुक्रोज ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, डायमंड ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, राइट। चलिएगा, और क्वार्टर्ज ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनमें एक निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है। ओके, चलिए अब आते हैं बात क्रिस्टलीय ठोस की, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोसों की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए अक्रिस्टल वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं तो उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बता चुके हैं आपको, कांच है, मोम है, रबड़ है, स्टार्च, ये सभी क्या है? ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्यों है? क्योंकि इनके अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में नहीं मिलते हैं, निश्चित ज्यामिति में एक व्यवस्थित रूप नहीं होता, इसलिए इनको अक्रिस्टलीय ठोस के दायरे में रखा गया है। अब अक्रिस्टलीय ठोस हैं और क्रिस्टलीय ठोस हैं, तो इनमें एक बेसिकली अंतर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है अंतर, इनको कर लीजिएगा। अंतर क्या है, इनको पढ़ते हैं हम। देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस और इनके गुण, अक्रिस्टलीय ठोस और इनके गुण। सबसे पहले तो इनकी एक एक परिभाषा लिख देना, यही एक अंतर हो जाएगा मुख्यतः कि इनके अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोसों की हम बात करें तो अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में होते हैं, अक्रिस्टलीय निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इनके गलनांक निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय के इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, परंतु ये गर्म करने पर नरम होकर प्रवाहित होने लगते हैं। मोम है, ठोस है, लेकिन इसको गर्म करते हैं तो ये कैसा होता है, प्रवाहित होने लगता है। रबड़ है, ठोस दिखाई देगी लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तो ये भी प्रवाहित होने लगेगी, यानी लिक्विड में बदल जाएगी। कांच है, कांच वैसी ठोस है लेकिन जब गर्म करेंगे तो ये भी एक प्रवाहित होने लगता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही है। लेकिन ऐसा तो बात करोगे सर लोहा है, लोहा ठोस है लेकिन उसको भी हम गर्म करते हैं 1300 से 1400 डिग्री पर, वो भी पिघलने लगता है, तो वो पिघलता है, ठीक है। ये थोड़े से टेम्परेचर पर ही बहने लगते हैं, ठीक, तो उसमें और इसमें अंतर है, ठीक। इनके गलनांक निश्चित है क्योंकि ये एक निश्चित टेम्परेचर पर गलेंगे, वो ये चलते ही रहते हैं, ठीक। चलिए, निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस क्यों? क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। जब एक दीवार जो होती है, यानी पुरानी खंडर जैसे जाओगे, 100 साल पुरानी कोई बिल्डिंग है, उसमें कोई कांच की खिड़की लगी हुई है, तो आप देखोगे ऊपर से वो हल्की पतली होगी, नीचे की साइड में हल्की मोटी होगी। क्यों? कांच में एक बहने का गुण होता है, यानी अतिशीतित द्रव कहलाता है, वो आभासी ठोस होता है, यानी कि उसमें बहने का गुण होता है। सालों साल यदि कांच को खड़ा करके रखोगे तो वो नीचे की ओर बह जाएगा, यानी कि ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाएगा, ऊपर से बह जाएगा, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है निश्चित गलनांक ना होने के कारण ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। अतिशीतित द्रव मतलब
बहुत सूक्ष्म रूप से द्रव्य गुण रखते हैं, यानी प्रवाहित होने का गुण रखते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से, सालों साल लग जाती है। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा निश्चित होती है, इनकी निश्चित नहीं होती है। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं, ये लघु परासी होते हैं। इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, यानी शीतलन वक्र असतत होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका वक्र डिसकंटिन्यूअस होता है और इनका वक्र कंटिन्यूअस होता है। ठीक, सतत होता है। ये विषमदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख दीजिए, धातु हैं NaCl, सोडियम, NaBr आदि। इसके मोम, कांच, रबड़, स्टार्च आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों को भी भाई कई भागों में बांटा गया है। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस या विद्युत संयोजी ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस बोलते हैं, और चौथा है धात्विक ठोस। तो इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनके अलग अलग गुण हैं, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्यारा है। आणविक ठोस कौन से होते हैं? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण, अणु या परमाणु होते हैं, यानी कि जिनमें अवयवी कण, अणु या परमाणु होते हैं, उनको बोलते हैं हम आणविक ठोस। सीधे सीधे आणविक यानी कि अणु या परमाणु। ठीक, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक ध्रुवीय आणविक ठोस, जिनमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, लिखा हुआ है। वे ठोस जिनमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उनको ध्रुवीय ठोस कहते हैं। इनके अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक, इनके भी कुछ गुण लिखे हुए हैं, गुण आप याद कर लीजिएगा। इनके अवयवी कण अणु होते हैं। ये भौतिक प्रवृत्ति इनकी मुलायम होती है। ये द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इनके गलनांक निम्न होते हैं। ये एग्जाम्पल HCl, SO2 वगैरह वगैरह। तो ये नोट से अब दे देंगे तो या एक एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगी। बहुत ही प्यारी प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है, वैसे इनकी आवश्यकता भी नहीं है। अब अध्रुवीय ये आ जाते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये कौन से हैं? वे ठोस जिनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं वो अध्रुवीय कहलाते हैं। ठीक, अब आगे की चलते हैं। एक हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। इनके अवयवी कण अणु होते हैं। बंध इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। गलनांक इनके निम्न होते हैं। इनकी चालकता विद्युत रोधी होती है, यानी कि ये विद्युत रोधी होती है, यानी कि इनकी चालकता अत्यंत कम होते हैं, यानी विद्युत रोधी, यानी कि ये प्रकार से कैसे विद्युत रोधी हैं, यानी अचालक रूप से पाए जाते हैं ये, जैसे कि H2O, HF और NH3। ठीक, चलिए एक आयनिक ठोस। नंबर 2 आयनिक ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें विद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध पाए जाते हैं उनको हम आयनिक ठोस कहते हैं। इनके गुण देख लीजिए। इनके अवयवी कण धनायन या ऋणायन होते हैं। भैया आयनिक ठोस हैं तो सिंपल सी बात है, इनमें आयन होंगे। आयन कैसे होते हैं? 2 होते हैं, ऋणायन और धनायन। तो इनमें धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं, सिंपल सी बात इतनी है। ये विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनमें कैसा पाया जाता है? विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। भैया जब इनमें धनायन और ऋणायन होंगे तो सिंपल सी बात है, ये आकर्षित होंगे तो इनमें आकर्षण बल पाया जाता है। ये ठोस भंगुर होते हैं। ये ठोस और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब जैसे कि नमक है NaCl, उसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पाया जाता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ेंगे तो भंगुर होता है, फैल जाता है। जैसे चीनी है, नमक है, उसको हथौड़ा मारेंगे तो एकदम फूट जाएगा। ठीक, ये ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं। जैसे NaCl है तो ठोस अवस्था है, उसकी विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन जैसे ही उसमें पानी मिला दिया जाएगा
तो वो कैसे होता है, चालन करने लगता है। NaCl, नमक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जब उसमें हम पानी मिला देते हैं तो फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, और इनकी गलित अवस्था कैसी होती है, चालक होती है। तो ये जलीय अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस में कुचालक और जलीय अवस्था में यानी कि गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं, जैसे उदाहरण NaCl, KCl, CuSO4। तीसरा आ जाता है आपका सहसंयोजी ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है वह सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। इनके भी कुछ क्या है एग्जाम्पल देख लीजिए। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, इन पर प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध। ये अत्यंत कठोर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस है, लेकिन ग्रेफाइट अधिक कठोर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। ये कुचालक होते हैं, सभी सहसंयोजी ठोस कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। ध्यान रखना, एक ऐसा सहसंयोजी ठोस जो सुचालक होता है वो है ग्रेफाइट, ठीक। इनके गलनांक कैसे होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हीरा है। हीरा सबसे कठोर वस्तु माना जाता है, ठीक है। क्वार्ट्ज, सिलिका, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, ठीक, कार्बाइड इत्यादि, ये सभी कैसे हैं, सहसंयोजी ठोस हैं। अब आते हैं अगले, धात्विक ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें गतिशील यानी इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं, या जिनमें धात्विक आबंध पाए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। इन गतिशील इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धात्विक ठोस विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जितने भी धातुएं हैं सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ही वजह से उसमें सुचालन होता है, यानी कि विद्युत का सुचालन होता है और ऊष्मा का चालन होता है। इसीलिए हम इसको विद्युत और ऊष्मा के सुचालक बोलते हैं। सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, धात्विक ठोस के बाह्यतम कोष को छोड़कर अंदर के समस्त कोष एवं नाभिक को संयुक्त रूप में कर्नेल या संलग्न धनायन कहते हैं। संलग्नित धनायन, कर्नेल, ठीक है। कर्नेल आपसे पूछने लगे तो क्या कहेंगे हम, कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनके बाह्यतम कोष को छोड़कर अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक है, उस सबको संयुक्त रूप में कर्नेल कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं के गुण। धातु में ठोस, धात्विक ठोस एक प्रकार से धनायनों या कर्नेल का समूह होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से बने समुद्र में डूबे होते हैं। सिंपल सी बात है भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन से डूबे हुए होंगे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चमक और रंग होता है। तो जितने भी धात्विक ठोस होते हैं उनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उसमें क्या होता है, एक प्रकार का विशेष रंग होता है, विशेष चमक होती है, विशेष उनमें आवाज होती है। ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि इन पर जैसे ही स्टील है, लोहा है, उस पर जैसे ही हम आघात यानी चोट पहुंचाते हैं तो वो फैल जाते हैं। लोहे की पट्टी देके चादर बना लेते हैं। इस तरीके से इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। आघात वर्धनीय यानी कि इनको चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तन्ने होते हैं, यानी कि इनके तार खींचे जा सकते हैं। लोहे के तार देखे होंगे आपने, कॉपर के तार देखे होंगे, स्टील के तार देखे होंगे, एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे, इन सबके। ये कठोर होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके अवयवी कण
इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित धनायन होते हैं, यानी कि इनके जो अवयवी कण हैं वो कैसे होते हैं, धनायन भी होते हैं और आयन भी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित धातु धनायन होते हैं। कुल मिला के बात ये है, किसी भी धातु में, धातु जितनी भी होती हैं, यानी कि कोई पदार्थ है उसमें बहुत अणु होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बीचों बीच में क्या होगा, धनायन होगा, यानी कि नाभिक होगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के बीचों बीच में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार का समुंदर, उसके अंदर रहता है धनायन। तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, लोहा, कॉपर, सोना, सिल्वर, चांदी, पीतल, मिश्र धातु आदि। एग्जाम्पल देख लीजिए आगे, साधारण ताप और दाब पर द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा। पारे का क्रमांक कितना होता है, 80। इसका परमाणु भार कितना होता है, 200। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारी डेफिनेशन है, इजी इनको याद कर लेना, लर्न कर लेना और मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।